नमस्कार। तो बिहार के बजट का पिटारा खुल चुका है और आज हम और आप मिलकर इन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बिहार सरकार के बजट दस्तावेजों का एक सार हैं, जिन्हें खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से तैयार किया गया है। हर बजट अपने साथ एक सवाल लेकर आता है कि क्या ये भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है या फिर बस तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने वाला। आज हम इस 3.17 लाख करोड़ रुपए के विशाल बजट की चीर-फाड़ करेंगे और देखेंगे कि ये बिहार को आखिर किस दिशा में ले जाना चाहता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि किस विभाग को कितना पैसा मिला। हमारा मकसद है इन आंकड़ों के बीच के कनेक्शन को समझना, ये देखना कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है और मतलब इन घोषणाओं का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े आंकड़े से शुरू करते हैं जो सुर्खियों में है, बजट का कुल आकार, जिसे हम 3,16,895 करोड़, जिसे हम मोटे तौर पर 3,17 लाख करोड़ कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे लिए इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि सरकार इस पैसे को खर्च कैसे करने वाली है। हमने दो शब्द सुने हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, इन्हें आसान भाषा में कैसे समझें? इसे एक परिवार के बजट की तरह समझिए। राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो घर के रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे राशन, बिजली पानी का बिल, बच्चों की स्कूल फीस। ये जरूरी है घर को चलाने के लिए। बिहार के बजट में ये हिस्सा लगभग 2,52,000 करोड़ है, यानी करीब 80%। इसमें सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन, सब्सिडी, ये सब खर्चे आते हैं जो सिस्टम को मतलब चालू रखते हैं। अच्छा, मतलब ये व्यवस्था को बनाए रखने का खर्च है। तो फिर पूंजीगत व्यय क्या हुआ? पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर उस परिवार का भविष्य के लिए किया गया निवेश है, जैसे नया घर बनाना या जमीन खरीदना या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन पर खर्च करना। इसका फायदा लंबे समय तक मिलता है। बजट में ये रकम करीब 64,895 करोड़ रुपए है, जो कुल खर्च का लगभग 20.48% है। ये पैसा नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल, इन सब पर खर्च होगा। 20.48%। ये आंकड़ा मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि यही वो खर्च है जो राज्य की असली संपत्ति बनाता है और विकास की रफ्तार तय करता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कुछ साल पहले तक ये आंकड़ा आप देखिए 10-15% के आसपास हुआ करता था। इसका 20% को पार करना दिखाता है कि सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। अब फोकस सिर्फ दिन प्रतिदिन के काम चलाने पर नहीं है, बल्कि भविष्य के बिहार के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने पर है। चलिए अब उस आंकड़े पर आते हैं जो किसी भी राज्य की वित्तीय सेहत का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। इस बार ये जीएसडीपी का 2.98% है। ये आंकड़ा एफआरबीएम एक्ट की 3% की सीमा के अंदर तो है, पर क्या ये हमें पूरी कहानी बताता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। 2.98% का आंकड़ा जो करीब 32,718 करोड़ रुपए बनता है, वो पहली नजर में तो वित्तीय अनुशासन का संकेत देता है। सरल शब्दों में कहें तो ये सरकार की कुल आमदनी और कुल खर्च के बीच का अंतर है, जिसे सरकार उधार लेकर पूरा करती है। तो सीमा के अंदर रहना एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ हमें राज्य पर कुल कर्ज के बोझ को भी देखना होता है। हालांकि सिर्फ इस आंकड़े से ये पता चलता है कि सरकार मतलब चादर से ज्यादा पैर नहीं पसार रही है। और इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है जो मुझे काफी सकारात्मक लगा। 8,831 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस। इसका क्या महत्व है? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को अपनी तनख्वाह देने के लिए उधार नहीं लेना पड़ रहा है और ये पैसा फिर पूंजीगत खर्च यानी विकास के कामों में लगाया जा सकता है। ये बिहार जैसे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सरकार ने 3.17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का एक महत्वाकांक्षी प्लान तो बना लिया। लेकिन मेरे मन में सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम आएगी कहां से? क्या बिहार की अपनी कमाई बढ़ रही है या हम अभी भी केंद्र से मिलने वाली मदद पर ज्यादा निर्भर हैं? ये किसी भी बजट का सबसे अहम पहलू होता है और आंकड़े काफी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 1,38,516 करोड़ वो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से आएगा। ये वो पैसा है जो केंद्र सरकार जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह से जमा करती है और फिर वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों में बांटती है। वाह,
मतलब हमारी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स केंद्र से आने वाला पैसा है। ये तो राज्य की वित्तीय स्वायत्ता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, ये हमारी संघीय व्यवस्था की हकीकत है और ये बिहार की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता को भी दिखाता है। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है, राज्य का अपना कर राजस्व यानी स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, वो भी लगातार बढ़ रहा है। इस बार ये 59,520 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है। और इस 59,520 करोड़ में सबसे बड़ा योगदान किसका है? इसमें सबसे बड़ा शेयर है राज्य जीएसटी, जिससे करीब 34,009 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। इसके बाद शराबबंदी के कारण सेल्स टैक्स वैट, जो मुख्यतः पेट्रोल डीजल पर है, उससे 11,200 करोड़, जमीन जायदाद की खरीद बिक्री से स्टैंप और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी के तौर पर 8,250 करोड़ और गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स से 4,070 करोड़ आएंगे। ये दिखाता है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। और इन दो बड़े स्रोतों के अलावा इसके अलावा केंद्र से अनुदान यानी ग्रांट्स एंड एड के रूप में करीब 54,575 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पैसा अक्सर किसी खास योजना के लिए मिलता है। और आखिर में राज्य का अपना गैर कर राजस्व है, जैसे सरकारी सेवाओं से मिलने वाली फीस या सरकारी कंपनियों का मुनाफा, जो लगभग 8,221 करोड़ है। तो तस्वीर साफ है, हम केंद्र पर निर्भर हैं, लेकिन हमारी अपनी कमाई की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, इतना पैसा इकट्ठा करके सरकार इसे लुटा कहाँ रही है? मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा पैसा सड़कों या बिजली पर खर्च हुआ होगा। आपका अनुमान तार्किक है, क्योंकि ये विकास सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले प्रतीक हैं। लेकिन इस बजट की सबसे बड़ी प्राथमिकता कुछ और है। लगातार कई सालों की तरह इस बार भी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 19.24% यानी 60,964 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र को मिला है। 60,964 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि सरकार का फोकस सिर्फ साक्षरता बढ़ाने पर नहीं, बल्कि शायद उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को भुनाने पर है, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं। बिल्कुल, ये एक दीर्घकालिक रणनीति है ताकि बिहार की युवा आबादी एक संपत्ति बने, बोझ नहीं। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बढ़ा हुआ आवंटन स्कूलों में सीखने के परिणामों यानी लर्निंग आउटकम्स में भी दिख रहा है? ये एक विश्लेषण का विषय है, लेकिन आवंटन के मामले में शिक्षा निर्विवाद रूप से प्राथमिकता है। शिक्षा के बाद कौन से क्षेत्र हैं? शिक्षा के बाद स्वास्थ्य का नंबर आता है, जिसे 20,000 करोड़ मिले हैं। और ये रकम सिर्फ हवा में नहीं है, इसका सीधा असर हम बेगूसराय में बनने वाले नए कैंसर अस्पताल और राज्य भर में खुलने वाले 108 नए शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो आवंटन और योजनाएं साथ साथ चल रही हैं, ये समझने में आसान है। और सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? कानून विभाग के लिए गृह विभाग को 17,831 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और जैसा आपका अनुमान था, सड़कों पर भी बड़ा खर्च है, 17,000 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र को 13,484 करोड़ और ग्रामीण विकास को 16,043 करोड़ मिले हैं। ये एक संतुलित मिश्रण बनाने की कोशिश है, जहां मानव विकास और भौतिक बुनियादी ढांचे दोनों को ध्यान दिया गया है। इस बजट में नई योजनाओं की भी काफी चर्चा है, खासकर महिला सशक्तिकरण को लेकर। ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अक्सर घोषणाएं और जमीनी हकीकत में फर्क होता है। ये एक जायज चिंता है, लेकिन योजनाओं के इरादे को समझना जरूरी है। इस बजट में एक क्लस्टर अप्रोच दिखती है, जैसे महिलाओं के लिए सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि कई पहले हैं। सभी जिलों में पिंक शौचालयों का निर्माण, पटना में महिला उद्यमियों के लिए महिला हाट, सिर्फ महिला स्टाफ वाली पिंक बसें चलाना और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाना, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। और बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कदम भी इसी से जुड़ता है। बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है, ये राज्य की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। पर्यावरण को लेकर भी कुछ पहले हैं, हालांकि आवंटन बहुत बड़ा नहीं दिखता। 1 करोड़ वायु गुणवत्ता के लिए और 25 करोड़ नहरों के किनारे सौर संयंत्रों के लिए। हाँ, आवंटन भले ही कम लगे, लेकिन ये एक नीतिगत दिशा का संकेत है। सौर संयंत्रों वाली पहल तो बहुत ही इनोवेटिव है। इससे जमीन भी बचेगी और साफ ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा प्रवासी बिहारियों के लिए दूसरे शहरों में सहायता केंद्र खोलना भी एक संवेदनशील और जरूरी कदम है। ठीक है, ये बहुत सारी जानकारी हो गई,
परीक्षा हॉल में इतना सब कुछ याद रखना मुश्किल हो सकता है। चलिए इसे उन 5-6 मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं जिन्हें कोई भी उम्मीदवार भूलने का जोखिम नहीं उठा सकता। एक तरह का क्विक रिवीजन। 0.17 लाख करोड़ रुपए। दूसरा, राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी का 2.98%। 2.98%, ठीक है। तीसरा, राजस्व अधिशेष 8,831 करोड़। चौथा, सबसे बड़ा आवंटन शिक्षा क्षेत्र को 60,964 करोड़। और पांचवा, राज्य का अपना कर राजस्व 59,520 करोड़। ये 5 आंकड़े किसी भी एमसीक्यू के लिए सबसे हॉट टॉपिक हैं। और इन मुश्किल आंकड़ों को याद रखने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प स्मरक यानी मेमोनिक भी दिया गया है, बिहार्स फ्रेश कैप। ये मुझे काफी पसंद आया। हाँ, ये परीक्षा के दबाव में बहुत काम आ सकता है। चलिए इसे फटाफट डिकोड करते हैं। F फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 2.98%। R रेवेन्यू सरप्लस राजस्व अधिशेष 8,831 करोड़ रुपए। F R फिर E एजुकेशन। हाँ, ई एजुकेशन शिक्षा 60,964 करोड़, सबसे बड़ा आवंटन। और S स्टेट्स ओन टैक्स राज्य का अपना कर 59,520 करोड़। ये तो हो गया फ्रेश। अब कैप का क्या मतलब है? ठीक है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक क्षेत्र का आवंटन 20,000 करोड़ रुपए। सी कैपिटल आउटले पूंजीगत परिव्यय, भविष्य का निवेश 40,532 करोड़ रुपए का एक हिस्सा। ए एग्रीकल्चर। बिल्कुल, ए एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स कृषि पहल जैसे बाजार समितियों को मजबूत करना। और पी पुलिस यानी गृह विभाग कानून व्यवस्था के लिए 17,831 करोड़ रुपए। ये मेमोनिक आपको मुख्य आंकड़े एक साथ याद रखने में मदद करेगा। तो आज हमने बिहार बजट 2025-26 के हर महत्वपूर्ण पहलू को खंगालने की कोशिश की, बड़े वित्तीय संकेतों को से लेकर विशिष्ट योजनाओं और उनके पीछे की सोच तक। बिल्कुल। और अंत में मैं उम्मीदवारों को यही सलाह दूंगी कि इन आंकड़ों को सिर्फ संख्याओं के तौर पर न देखें। ये राज्य की आर्थिक दिशा और राजनीतिक प्राथमिकताओं का दस्तावेज है। मुख्य परीक्षा में विश्लेषण करते समय यह समझना जरूरी है कि शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च क्यों हो रहा है या पूंजीगत व्यय पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। क्या के पीछे का क्यों ही आपको दूसरों से अलग करेगा। और इसी क्यों से जुड़ा एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वे सोच सकते हैं। हाँ, उम्मीदवारों को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना चाहिए। बजट का एक बड़ा हिस्सा यानी कि 20.48% पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित करना बिहार के आर्थिक विकास के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति का संकेत कैसे देता है, वो भी एक ऐसी रणनीति जो तत्काल राजस्व आधारित खर्च से आगे की सोच को दर्शाती है। इस सवाल का जवाब आपको इस बजट की आत्मा तक ले जाएगा।